कार्यक्रम सुप्रभात के सभी श्रोताओं को राजेश गुप्ता का सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। श्रोताओं, आज की बचत कल काम आती है और आम आदमी के उज्जवल भविष्य की अगर हम कल्पना करते हैं तो ये कहावत किसी चमत्कारिक मंत्र से कम नहीं है। कहा जाता है कि बूंद बूंद से तालाब भरता है और बचत के संदर्भ में ये बात बिल्कुल सच भी साबित होती है। बचत के मायने ही है कि संसाधनों का समझदारी और सावधानी से उपयोग करना, ताकि समय आने पर या किसी मुसीबत की घड़ी में ये बचत हमारे काम आए। दिन प्रतिदिन हमारी बढ़ती जरूरतें और सीमित साधन अक्सर हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि कम आमदनी और सीमित साधनों के रहते हुए हम अपनी बचत को कैसे बढ़ाएं और कैसे उसे सुरक्षित भी रखें। तो चलिए, आपकी समस्या का समाधान आज हम ढूंढते हैं और आपकी मुलाकात कार्यक्रम सुप्रभात में एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट कमल किशोर शर्मा जी से करवाते हैं, जो कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने के साथ साथ स्मॉल सेविंग्स को लेकर एक राइटर भी हैं। तो कमल किशोर जी, सबसे पहले मैं आपका कार्यक्रम सुप्रभात में स्वागत करना चाहूंगा। धन्यवाद सर जी। तो कमल जी, बचपन से हमने देखा है कि हमारे पास एक पिगी बैंक या बुगनी जिसको हम बोलते थे, वो हमारे माता पिता शुरू करवाते थे। जो पॉकेट मनी हमें मिलती थी हम बचत करते थे और साल के आखिर में वही बचत हम बुगनी को फोड़ के हम कोई नई चीज खरीदते थे। तो वो एक हमारी जो एक इनिशियल जो हमारी सेविंग का कॉन्सेप्ट वहीं से शुरू होता है। तो मैं अब आपसे पूछना चाहूँ कि कंसेप्ट ऑफ सेविंग क्या है और सेविंग के कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जो हम अपनी आम जिंदगी में सेविंग को शुरू कर सकते हैं, वो भी सेफेस्ट मोड में। धन्यवाद राजेश जी। हमने पढ़ा है और कहा जाता है कि मेहनत सफलता की कुंजी है। जी बिल्कुल। उसी तरह से अगर खुशहाल जिंदगी की बात करें तो बचत खुशहाल जिंदगी की कुंजी है। लेकिन अगर मॉडर्न लाइफ के ट्रेंड को देखें तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है। अगर आज हम देखें तो परिवार बचत से कहीं दूर होते जा रहे हैं और यही कारण है कि समाज में जो है एक निराशा आ रही है, समाज में स्ट्रेस आ रहा है। अगर मूलभूत तरीके से देखें तो शायद बचत का ना होना और खर्चों में प्रायोरिटी होना शायद इस चीज का एक कारण है। जी। जैसे आपने जिक्र किया, एक गुल्लक का जिक्र किया, जिसको डोगरी में हम लोग जो है एक मुगनी बोलते थे। जी। सो मुझे लगता है कि मॉडर्न लाइफ में भी जो है वो पिगी बैंक का कंसेप्ट एक फिर से लेके आना पड़ेगा। बिकॉज आज की डेट में अगर आप देखो तो हमें बचपन में जो है हमारी नानी दादी 50 पैसे का 25 पैसे का सिक्का देती थी, तो उस सिक्के को हम फील कर पाते थे, उसको पॉकेट में रखते थे। लेकिन जब से डिजिटल करेंसी आ गई है तो बच्चों को आज की डेट में जो है उस करेंसी की फीलिंग ही नहीं आ रही है। बिल्कुल। तो अगर हमें उस कंसेप्ट को फिर से वापस लेके आना है तो मुझे लगता है कहीं बचत को जो है प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है यहाँ पे बचत के बारे में जो है शुरू से बताया जाए। लेकिन हाँ, हमारे बुजुर्गों का बनाया हुआ पिगी बैंक का सिस्टम ऐसा था कि जिसमें हम जाने अनजाने जो है हर आदमी उससे जुड़ जाता था। तो मुझे लगता है कि ये बचत का दौर फिर से चलना जरूरी है। जिस तरीके से महंगाई दर बढ़ रही है, जिस तरीके से खर्चे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से लाइफ की डिमांड बढ़ रही है, मुझे लगता है कि हर परिवार और परिवार का हर सदस्य जब तक बचत के बारे में नहीं सोचेगा तो मुझे लगता है कि लाइफ के ये जो आगे आने वाली स्थितियां जो हैं उनको संभालना राजेश जी बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी। तो चलिए, ये थे हमारे माता पिता ने जो हमें बचत की आदत डाली और हमने छोटी छोटी स्मॉल सेविंग्स जो है उनसे अपनी लाइफ स्टार्ट की। समय बदल चुका है, मॉडर्न कंसेप्ट आए हैं मैनेजमेंट में, फाइनेंस में, तो इसी के साथ नए कॉन्सेप्ट आए हैं बचत में भी, सेविंग्स में भी। तो ऐसे कौन कौन से ऐसे मॉडर्न टूल्स ऑफ सेविंग हैं जिनसे हम अपनी लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं और आने वाले समय में हम अपनी थोड़ी सी अपना फाइनेंशियल बर्डन या फाइनेंशियल प्रेशर जो है उसको हम कम कर सकते हैं? राजेश जी, मुझे लगता है कि प्राइमरली हर फैमिली को बचत में जाने से पहले तो लाइफ के जो है गोल डिसाइड करने पड़ेंगे। बिकॉज हम लोग सुबह तब तक जल्दी नहीं उठते जब तक हमारा कोई गोल ना हो। बिल्कुल। और जिस दिन गोल हमारा फिक्स होता है उस दिन जो है वो नींद भी अपने आप खुल जाती है। तो बचत तब तक नहीं हो सकती जब तक जो है हमारे लाइफ के गोल क्लियर ना हो। बिल्कुल। और अगर कोई आदमी बहुत अमीर हो, कोई आदमी बहुत गरीब हो, या कोई आदमी मध्यम वर्गीय परिवार से हो,
तो लाइफ के जो है 3 मुख्य तौर पे गोल होते हैं जिनके लिए हर परिवार को बचत करना जरूरी है जी। और इन 3 गोल की बात करें तो पहला गोल तो हो जाता है बच्चों की एजुकेशन, राइट। लेकिन बच्चों की एजुकेशन में स्कूल लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हायर एजुकेशन जी, और उसके साथ में मास्टर्स, MBA है, MD है, MS है, मीन पढ़ाई 12th के बाद में बड़े सारे जो हैं वो ऐसे हैं। और इंडिया में आज की डेट में सबसे ज्यादा अगर इन्फ्लेशन है तो वो बच्चों की हायर एजुकेशन में है जी। तो पहले तो बच्चों की हायर एजुकेशन को लेकर के गोल होना चाहिए। दूसरा गोल है, हमारे समाज में देखा गया है कि जो शादियां जो होती हैं वो भी एक स्टेटस सिंबल होता है। बिल्कुल। आज जो बच्चे 2, 3, 4 साल के हैं इनकी शादियों में हमें जो है लाखों रुपए की जरूरत पड़ेगी। और तीसरा गोल जिसके लिए आज की डेट में हमारा समाज बिल्कुल तैयार नहीं है, लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में है तो उसको पेंशन मिलेगी, लेकिन पेंशन भी उतनी नहीं होती है जितनी जरूरत होती है। बिल्कुल। तो आज की डेट में चाहे एक आदमी बिजनेसमैन है, चाहे एक सर्विस क्लास है, कॉर्पोरेट जॉब में है, या फिर वो गवर्नमेंट जॉब में भी है, तो उसको जो है वो अपना एक रिटायरमेंट फंड जो है जरूर क्रिएट करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जिस तरीके से हाथ की 3 उंगलियों के ऊपर जो है मैं हर परिवार के गोल जो है ये मानता हूं कि पहला बच्चों की हायर एजुकेशन का गोल, दूसरा बच्चों की शादी का गोल, और तीसरा आपकी रिटायरमेंट फंड का गोल। जब फैमिलीज बैठ करके इन गोल को प्लान करेंगी सो डेफिनेटली आप सरप्राइज फील करोगे। इनके लिए लाखों रुपए की जरूरत नहीं होगी, करोड़ों रुपए की जरूरत होगी जी। और इन करोड़ों रुपए को इकट्ठा करने के लिए अगर समय से लोग शुरू नहीं करेंगे तो शायद एक टाइम आएगा कि लगेगा बहुत देर हो गई जी। फिर उसको जो है मोड किस तरीके से उस गोल तक पहुंचना है। अगर आप देखें, अगर आपको लगता है कि मैंने दिल्ली जो है वो 15 घंटे में पहुंचना है तो आप कोई भी बस लेकर के जा सकते। लेकिन अगर आपको लगता है कि दिल्ली जो है आपको 10 घंटे में पहुंचना है तो शायद आपको वंदे भारत ट्रेन लेनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है दिल्ली मेरे को 3 घंटे में पहुंचना है तो आपको बायर जाना पड़ेगा। तो तीनों मोड जो है ये डिपेंड करेंगे कि आपको जो है कितनी देर में ये गोल अचीव करना है। तो जब आप बचत के लिए गोल डिसाइड कर लेते हैं उसके बाद फिर बारी आती है कि मोड्स क्या है। अब मोड्स भी चेंज होते जा रहे हैं। एक टाइम था कि सेविंग अकाउंट एक मोड हुआ करता था जी, बैंक्स होते थे। हाँ, बैंक्स में पोस्ट ऑफिस वगैरह या चिट फंड कंपनी जो अभी थोड़ा सा जिनको अब गवर्नमेंट भी डिस्करेज कर रही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि नाम्स को फॉलो नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो अब जो मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट आए हैं वो कुछ और ही हैं। शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स हैं। देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है एक ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है। बिल्कुल। और बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोग जो है वो 5th रैंक पे जो है वो हमारी इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी 5th रैंक पे है। और जिस तरीके से चीजें चल रही हैं कोई ये दिन बहुत दूर नहीं है कि हम जो है वो दूसरे या तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाएंगे। तो मुझे लगता है जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है तो उस टाइम में लोगों को इक्विटीज में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, लोगों को म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए, लोगों को म्यूचुअल फंड की सिप में पार्टिसिपेट करना चाहिए, लोगों को जो है कई ऐसे तरीके हैं जिनको जो है वो पार्टिसिपेट करके एक जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था जो है, बढ़ती हुई इकोनॉमी जो है, इसका बेनिफिट लिया जा सकता है। डेफिनेटली लोगों को लगता है कि कुछ चीजें जो हैं वो रिस्की भी होती हैं, लेकिन देखिए जब हम जहाज में जाते हैं तो सबसे पहले हमें ये बताया जाता है कि हवा का दबाव कम होने के कारण जो है वो ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें बताते हैं कि ये जहाज जो है वो डेफिनेटली जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपकी अपनी जरूरत के हिसाब से हमें मॉडर्न टूल को जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हमें ये समझना पड़ेगा कि मॉडर्न टूल जो है हमारी चॉइस नहीं है, ये अब जो है जरूरत है, मीन ऑलमोस्ट एक मजबूरी बन गए हैं। बिकॉज अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है तो हमें इस टाइप के टूल्स को जो है वो डेफिनेटली चूज करना पड़ेगा। तो बैंक्स में भी जैसे देखें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कम होते जा रहे हैं लगातार। जी। और इन्फ्लेशन रेट जो है हमारा बढ़ता जा रहा है लगातार। इन्फ्लेशन रेट बढ़ने से हमारा जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, जो मंथली एक्सपेंसेस हैं, उन पे भी हमारा कहीं प्रेशर आ जाता है। डेफिनेटली। तो इन सब को हम थोड़ा सा नेगेट करने के लिए कौन कौन से ऐसे मीडियम हैं कि हम अपनी थोड़ी सी ऐसी इन्वेस्टमेंट करें ताकि जो हमारे फ्यूचर को भी सेव करे। और थोड़ी सी एक सबसे बड़ी बात जो फाइनेंशियल जो डील्स हैं इनके साथ है कि इनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, क्योंकि लोग थोड़ा से भोलेपन में या लालच में आके ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं जो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट के चक्कर में डूब जाती है। तो ऐसे कौन से मीडियम हैं जिसमें आप ये थोड़ा सा हमें एक सेफ मोड दे सकते हैं? जहां पे इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है, डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट के साथ में जो है रिस्क वर्ड जो है डेफिनेटली जुड़ा हुआ रहता है जी। और ये रिस्क जो है
कुछ विजिबल रिस्क होते हैं, कुछ इनविजिबल रिस्क होते हैं, और कुछ जो है वो रिस्क हमारे मन में डाल दिए जाते हैं। बचपन में हमें याद है कि हमें बोला जाता था कि खड्डों में और दरिया के पास नहीं जाना, वहां भूत होते। अब पता नहीं भूत होते थे कि नहीं होते थे, लेकिन हमें बताया जाता, हमें दूर रखने के लिए थोड़ा सा हमसे। तो उसी तरीके से आज की डेट में अगर आप देखें, जितनी भी संस्थाएं हैं हमारी वित्तीय संस्थाएं, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसका जो है वो चेक एंड बैलेंस सिस्टम बड़ा अग्रेसिव है। सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसका जो है सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है। ठीक है, बीच में जो है वो लोगों का जो है कई बार विश्वास जो है इन चीजों से उठता है, लेकिन आज की डेट में मुझे लगता है कि चेक्स एंड बैलेंसेस जो है बड़े एडवांस्ड हैं। और जब भी आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को चूज करते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से देख करके चलिए। ये मत सोचिए कि कोई आदमी इसको अच्छा बोल रहा था जो अच्छा होगा। इसीलिए ऐसे कार्यक्रम जो है चलाए जा रहे हैं, जिस कार्यक्रम का आज हम हिस्सा हैं। ये कार्यक्रम जो है ये कोई सेल्स कैंपेन नहीं है, दिस इज बेसिकली एन अवेयरनेस कैंपेन। हमें पता तो होना चाहिए, लोगों को पता तो चले कम से कम। अगर आपको पता है यहाँ से उधमपुर जाने के लिए कौन सा रास्ता लेना है, तो आपको कोई मिसगाइड नहीं कर पाएगा। जी बिल्कुल। तो बेसिकली सारा ये जो प्रॉब्लम जो है, खुद का ज्ञान होना जरूरी है। खुद का ज्ञान होना बहुत जरूरी है सर। जब तक खुद का ज्ञान नहीं होगा, तब तक शायद हम जो है थोड़ा सा भूल भुलैया में रहेंगे। और मुझे लगता है कि आज की डेट में गूगल के माध्यम से बड़े सारे न्यूज़पेपर आते हैं, बड़े सारे मैगजीन्स आते हैं, बड़े सारे ब्लॉग्स आते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ी सी जानकारी जो है वो बहुत जरूरी है। और जैसे आरबीआई कहता भी है, जानकार रहें, सतर्क रहें। तो शायद अगर जब तक हम लोग जो है अपने गोल डिसाइड नहीं करेंगे और उस गोल के लिए जो है क्या क्या चीज अच्छा नहीं है उसको रिसर्च नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता है हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग की एक्सरसाइज जो है वो एक कंप्लीट नहीं। तो उसी पे आते हैं थोड़ा सा फाइनेंशियल गोल। जैसे आपको मालूम है कि आपका बच्चा आज से 10 साल के बाद हायर स्टडीज के लिए जाएगा, या अगले आने वाले 12 साल के बाद बिटिया की शादी होगी, या आने वाले 15 साल के बाद आपकी रिटायरमेंट होगी। तो इसके लिए गोल को कैसे सेट किया जा सकता है ताकि हमारी जो अकॉर्डिंगली हम इन्वेस्टमेंट करते जाएं, ताकि हमारी फाइनेंशियल नीड्स जो हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या बिटिया की शादी के समय ये सारी फुलफिल हो जाएं। ऐसे प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? देखिए सर, जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो ये एक एक्सरसाइज जो है जिसमें यू हैव टू लुक फॉरवर्ड ऑल्सो एंड यू हैव टू लुक बैकवर्ड ऑल्सो। और इन दोनों चीजों में अगर आप देखें, आज अगर 2001 में कोई आदमी अगर अपने बच्चे की एजुकेशन प्लानिंग कर रहा होता, 2001 में उसका बच्चा अगर 1 साल का होता, तो वो बच्चा जो है आज 20 साल के बाद, आज इस टाइम उसको एमबीए करनी होती, तो शायद उस टाइम के हिसाब से करता तो सोचता कि 2.5-3 लाख रुपए में एमबीए हो जानी थी। लेकिन आज 2021 में एमबीए जो है किसी अगर मीडियम इंस्टीट्यूट से देखें तो 15 से 18 लाख रुपए लग जाता है। जी बिल्कुल। सो दैट मीन जब भी हमने फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ ईयर्स और उस बीच में इन्फ्लेशन क्या रहे, रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है थोड़ा सा कम उसको। जी। और अगर इन्फ्लेशन 6% रहने वाली है और आपका ब्याज 4% रहने वाला है, तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। आप जो है वो अगर बच्चे को एमबीए करवानी है या कुछ और डिग्री करवानी है, शायद एक सेमेस्टर की फीस भी जो है नहीं भर पाएंगे। हमेशा से मानना है कि फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए जब भी जाना, आपको एक्सपर्ट एडवाइस जरूर लेनी चाहिए। जी बिल्कुल। और एक्सपर्ट एडवाइजर के लिए जो है, मुझे लगता है एक्सपर्ट एडवाइस के लिए कोई अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर जो आपके गांव में हो, आपके कस्बे में हो, आपके देहात में हो, या किसी बैंक में जाकर के आप जो है फाइनेंशियल एडवाइस ले सकते हैं। मुझे लगता है बिना जिस तरीके से आप कोई भी छोटी या बड़ी बीमारी हो तो किसी अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह लेते हैं, और इसी प्रकार जो है फाइनेंस में भी जो है, बिकॉज बहुत लंबा चौड़ा फील्ड है, इसमें जो है लुभावने बहुत सारी चीजें ऑफर्स आती हैं, ल्योर करती हैं, लेकिन आपको जो है ये मुझे लगता है कि इसमें एक्सपर्ट एडवाइस जो है बहुत जरूरी है। और जितने भी आपके एक्सपर्ट एडवाइजर जो होते हैं, जो सेबी से अप्रूव्ड होते हैं, जो एमफी से अप्रूव्ड होते हैं, मुझे लगता है कि वो आपका अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं। लेकिन जब भी प्लानिंग करनी है, उसमें 2 चीजें जरूर होनी चाहिए कि 15 साल के बाद कितना पैसा चाहिए होगा, इतने साल के बाद, जितने साल के बाद बच्चे की एजुकेशन है, कितना पैसा चाहिए होगा, और महंगाई दर क्या रहने वाली है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन और सेविंग पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है, ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को इंश्योर करते हैं। तो इसके अलावा चलिए कार्यक्रम, अब समय की कमी है थोड़ी सी, तो चलते चलते आपसे पूछूंगा कि लोगों को सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करना चाहिए, कौन से सेफ हैंड्स में इन्वेस्ट करें और कैसे करें, और किन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है गलत हाथों में ना जाए और समय आने पे उन्हीं के काम आए। पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले हमें बचत की डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। हमें लगता है कि बचत जो है वो एज ए डेफिनेशन सोसाइटी में कैसे चल रही है कि हम लोग
कमाई करते हैं, वो चाहे सैलरी हो, फिक्स सैलरी हो, चाहे बिजनेस प्रॉफिट हो, चाहे प्रोफेशनल इनकम हो, उसके बाद हम खर्चा करते हैं और उसके बाद जो बच जाए उसको हम लोग जो है सेविंग में डालते हैं। ये बेसिकली जो है एक्चुअल जो सेविंग की डेफिनेशन से टोटली विपरीत है। अगर आप जो मॉडर्न डेफिनेशन जो मिस्टर वॉरेन बफे हैं, बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, उनकी डेफिनेशन आप सुने तो बोलते हैं कि सेविंग इज नॉट व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। उन्होंने इस प्रोसेस को रिवर्स कर दिया है कि जब भी आपकी इनकम आती है, सर्विस से, बिजनेस से या प्रोफेशनल इनकम आती है, उसमें पहले अपनी जो है वो सेविंग इंश्योर कीजिए, अपनी सेविंग इंश्योर करिए। जो अपने 3 गोल हैं उनके लिए पैसा निकालिए और उसके बाद जो बाकी बचता है तो उसको जो है स्पेंड करिए। तो उससे क्या होगा, आप एक्चुअली देखेंगे कि हर फैमिली के खर्चे कम हो जाएंगे और जब खर्चे कम हो जाएंगे तभी आपकी सेविंग जो है वो बढ़ेगी। तो आपको जब भी जो है अपना सेविंग इंस्ट्रूमेंट चूज करना है, जब भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ में बैठना है, तो आपको ये प्लानिंग करनी है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट जो हो, जो आपके हाथ में इंटरेस्ट आए, वो हमेशा से इन्फ्लेशन से 3 से 4% जो है वो ज्यादा होना चाहिए। जब बढ़ के होगा, आप इसको ये मानिए कि आपकी कोई बस छूट गई है और वो बस 80 की स्पीड में चल रही है और आपको उस बस को पकड़ना है, तो अगर 100 की स्पीड पे जाएंगे, हाँ, अगर आपको 60 की स्पीड में आप मोटरसाइकिल चलाएंगे तो उस बस को नहीं पकड़ पाएंगे। तो उस बस को पकड़ने के लिए आपको उससे थोड़ी सी बेटर स्पीड होनी चाहिए। तो उस तरीके से जो है वो इन्फ्लेशन को बीट करके अगर 3-4% आपको इंटरेस्ट आता है तो मुझे लगता है वो अच्छा है। और जब आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ बैठेंगे तो मुझे लगता है कि वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से इस बारे में गाइड कर पाएंगे जी। तो चलिए कमल किशोर जी, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी बातें बताई फाइनेंशियल नीड्स को लेकर, और अपनी एक्सपर्ट एडवाइस जो फाइनेंस के मसले में, उनकी सेविंग के मसले में आपने कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर कर दी जो कि निश्चित तौर पे हमारे श्रोताओं के काम आएंगी। तो कार्यक्रम शुभ प्रभात का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच।